हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेल प्रहरी के पेपर का सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे जेल प्रहरी के पेपर का सॉल्यूशन, जो कि पेपर 3 अक्टूबर 2018 में आया हुआ है। आज हम देखेंगे कि उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, उनको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो वह कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करें बच्चों, उससे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं। भाई बताइए कि यदि आप 50 रुपये में 20 पेन खरीदते हैं, अगर आप 50 रुपये में 20 पेन खरीदते हैं तो हम आपसे पूछें कि बताइए 30 पेन कितने रुपए के आएंगे। देखिए हमने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन हमने क्या किया कि आपने 50 रुपये में, कितने रुपए में, 50 रुपये में कितने पेन खरीदे, 20 पेन खरीदे। अगर आपने 50 रुपये में 20 पेन खरीदे तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 30 रुपये में कितने पेन आएंगे, एक तो ये क्वेश्चन, 30 रुपये में कितने पेन आएंगे, एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा 30 पेन कितने रुपए के आएंगे, 30 पेन कितने रुपए के आएंगे, दूसरा ये क्वेश्चन। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया है कि 50 रुपये में 20 पेन आते हैं और आपसे पूछा गया है 30 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि 1 रुपये में, कितने रुपए में, 1 रुपये में, 1 रुपये में अगर बात करें कितने पेन आएंगे तो 20/50। चूँकि हम रुपये की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये में पेन की संख्या निकालेंगे। तो हमने देखा कि 1 रुपये में कितने पेन आएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2/5 पेन 1 रुपये में आएंगे। तो फिर आपको कितने रुपए में पेन चाहिए, आपको 30 रुपये में। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 30 रुपये में कितने पेन आ रहे हैं। तो देखिए 30 दूनी 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 12 पंचे क्या होता है 60। तो कितने पेन आएंगे आपके, 12 पेन। 30 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे, 12 पेन आ जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया, 12 पेन। तो एक तो हमने ये निकाल लिया कि 30 रुपये में कितने पेन आएंगे। ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो ये कहीं नहीं दिया है, तो क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग के बंद तालों को खोलने की चीज़ें हैं, ठीक है। जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए बेसिक समझाने की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ ये हम जो तरीका लगा रहे हैं, इस तरीके को बोलते हैं हम एक एक नियम या यूनिटरी मेथड। अब ये होता क्या है, तो देखिए एक एक नियम क्या कहता है बच्चों। जैसे मान के चलिए आपके पास दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ था कि 50 रुपये में 20 पेन आते हैं और आपसे पूछा क्या गया है कि 30 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो पहले आपने ये देखा कि 1 रुपये में कितना आएगा। तो पहले आपने क्या किया, एक एक का मतलब यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू निकाली। तो 1 रुपये में कितने आएंगे, तो आपने 1 की वैल्यू निकाली, 20/50 यानी कि 2/5 पेन आएंगे। फिर आपने क्या किया, 30 रुपये में कितने आएंगे, तो आपने देखा 12 पेन आएंगे। तो इसको कहते हैं एक एक नियम, कि हम इससे क्या करते हैं, पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर रुपए की बात पूछी गई। इसके अपोजिट देखिए हमने आपसे दूसरी चीज पूछी कि बताइए 30 पेन कितने के आएंगे। तो हमने देखा कि 20 पेन कितने रुपए के आते हैं, 50 रुपए में आते हैं। कितने रुपए में आते हैं, 50 रुपए में। तो बताइए 1 पेन कितने का आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 पेन आएगा आपका 50/20 यानी कि 5/2 रुपये में। तब आप क्या कहेंगे, 1 पेन कितने में आएगा, 5/2 रुपये में। तो यहाँ आपने देखा आपको कितने पेनों की कीमत निकालनी है, 30 की। तो फिर से 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 30 पेनों की कीमत कितनी आ जाएगी, 2 से ये 15 बार और 15 बना 75, ठीक है। कितने रुपए में आएंगे, 75 रुपये में। तो हमने देखा कि 30 पेन कितने रुपए में आएंगे, 75 रुपये में। तो यहाँ भी देखिए हमने क्या चीज़ अप्लाई की, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। मतलब हमें निकालना क्या था, 30 पेनों की कीमत। हमारे पास दिया क्या था, हमारे पास दिया था कि भाई 50 रुपये में 20 पेन आते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले हमने 1 पेन की कीमत निकाली। 1 पेन की कीमत कितनी आई, 50/2, 20 यानी कि 5/2, ठीक। तो हमने 30 पेन की कीमत निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी आ गई, 75 रुपये। क्लियर हो रही बात।
तो देखिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ है, तो आपके क्वेश्चन में इस चीज का इस्तेमाल कहाँ है, अब इस चीज को आप समझिए। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू कितना 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। तो दूध कितना है प्रति 100 मिलीलीटर। अच्छा किस चीज की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 800 मिलीलीटर दूध में वो कितना पानी मिलाएगा। ठीक है, तो अगर बात हो रही है कि कितने में, रामू की बात हो रही है, तो सबसे पहले देखें रामू जी करते क्या है। रामू 100 मिलीलीटर दूध में, यानी कि ये क्या हो गया, दूध हो गया। 100 मिलीलीटर दूध में कितना पानी मिलाते हैं, 50 मिलीलीटर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वो 800 मिलीलीटर में, कितने में, 800 मिलीलीटर में, 800 मिलीलीटर दूध में कितना पानी मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे। तो आपको यहां बताना है कि पानी कितना मिलाया जाएगा 800 मिलीलीटर दूध में, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें कैसे हम एक एक नियम या यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 1 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाता है। तो 1 मिलीलीटर की अगर बात करें तो 1 मिलीलीटर में 50/100, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है। यानी कि 1 मिलीलीटर अगर क्या है आपके पास दूध है तो उसमें पानी कितना मिलाया जाता है, आधा मिलीलीटर। पानी कितना मिलाया जाता है, आधा मिलीलीटर। क्लियर हो रही बात। चलिए अब आप देखिए, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 800 मिलीलीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक, तो अब देखिए 800 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया ये 800 मिलीलीटर। 800 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो देखिए 1/2 को आप किससे गुणा करना था, 800 से। 800 से गुणा किया कितने बार कट गया भाई, ये 400 बार, यानी कि 400 मिलीलीटर क्या मिलाया जाएगा, पानी। यानी कि रामू क्या करता है, 800 मिलीलीटर में 400 मिलीलीटर पानी मिलाता है। कितना पानी मिलाता है, 400 मिलीलीटर। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन आपका दिया है सी। ठीक है, क्या ऑप्शन हो गया आपका, सी। आई होप आपको बात समझ आई। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, अगर 3 विमाएं मतलब होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों मल्टीप्लीकेशन में लिखी है या गुणा में लिखी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक आयतन है। ठीक है, तो ये लिखा है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते के एक बॉक्स में 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर आकार वाले माचिस के कितने डिब्बों को पैक किया जा सकता है। पर आपके पास ऑप्शन है 500, 1000, 750 या 1100। देखिए क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि एक बड़ा सा बॉक्स है, जो बॉक्स है उसकी बीमा क्या है। अगर हम उस बॉक्स की बीमा की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बात करें वेट की बी, तो वो कितना दिया है आपको, वो भी 30 सेंटीमीटर बड़े वाले बॉक्स की। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी दी है आपको, 20 सेंटीमीटर। अब ये इतनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो बॉक्स है, इसमें बोलना है कि कितने माचिस के डिब्बे या बॉक्स रखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा माचिस के बॉक्स छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जब वो पैक होके आते हैं तो ओवरऑल एक बड़े बॉक्स में पैक होके आते हैं। तो उस बॉक्स में कितने माचिस के डिब्बे आएंगे, आप ये कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए जब भी आपको किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज को रखना हो, तो अब आप क्या करेंगे, जो बड़ी वाली चीज है उसके आयतन में छोटी वाली चीज के आयतन से भाग दे देते हैं। क्या करेंगे, बड़ी वाली चीज में छोटी वाली, मतलब बड़ी वाली जो चीज है उसके आयतन में छोटी वाली चीज के आयतन से भाग दे देंगे। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी वाली चीज क्या है, गत्ते का बॉक्स। क्या है यहाँ पर, गत्ते का एक बॉक्स है, तो ये बड़ा वाला बॉक्स है। अब इसमें आपको रखना क्या है, इसमें आपको रखने माचिस के डिब्बों को। अब माचिस के जो डिब्बे रखने हैं वो भी आप एक छोटा सा बॉक्स है। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की,
जहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है, मतलब त्रिविमीय आकृति होती है। तो उसका आयतन कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि L इंटू बी इंटू एच क्या होता है, आयतन होता है। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी आपको करके दिया है सबसे पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज आप देखिए जो माचिस का बॉक्स है उसमें भी आपको उसका आयतन निकालना है, तो उसमें भी आपको क्या दिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है उसकी भी। अगर हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो कितनी दी है माचिस के बॉक्स की, तो देखिए माचिस के बॉक्स की दी है आपको 4 सेंटीमीटर, बराबर नहीं है इसके, लंबाई के सामने लिख रहे हैं केवल 3 सेंटीमीटर ये माचिस का है, और यहां पर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, माचिस की। तो माचिस के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास कितनी है, 4, 3 और 1.5 सेंटीमीटर। जबकि जो गत्ते का बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 30, 20 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपको क्या दी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। तो हमने क्या बताया कि जब आपको एक बड़े बॉक्स में एक छोटे बॉक्स को रखना है और उनकी नंबर निकालना है कि कितने नंबर होंगे, तो बड़े बॉक्स के आयतन में आप छोटे बॉक्स के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब यहां पर आप चीज समझिए कि आयतन कैसे निकलता है, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाती है तो उनका गुणनफल ही क्या होता है, आयतन होता है। आयतन क्या होता है, तो अगर हम आयतन की बात करें, यहां पर क्या बन रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये जो आयतन होता है ये घनाभ का आयतन होता है। ये किसका आयतन होता है, घनाभ का, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन इंग्लिश में क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ये हमने सारी बातें जान ली इसके बारे में, ठीक। और हम ये भी समझ गए कि हमें क्या करना है, गत्ते के बॉक्स के आयतन में जो माचिस का बॉक्स है उसके आयतन से भाग लगाना है, तो क्या निकल आएगी, डिब्बों को पैक किया जा सकता है, कितने डिब्बों को, तो नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएगा माचिस का। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकलेगा भाई, तो ये हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स, बिग बॉक्स लिख रहे हैं यहां पर, समझ लेना इस चीज को, बिग बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। यानी कि अगर बड़े डिब्बे के आयतन को छोटे डिब्बे के आयतन से भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हमारे पास माचिस के डिब्बों की संख्या आ जाएगी। ये बात क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहली चीज आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है। एक चीज तो ये कि सारे मल्टीप्लाई में है तो आप मल्टीप्लाई मत करना, मतलब आप ऐसा मत कर देना 30 इंटू 30 इंटू 20 कर दें, ये अननेसेसरी आपका क्या करेगा, समय खराब करेगा एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ भी आपको 4 इंटू 3 इंटू 1.5 नहीं करना है, क्योंकि जब आप आयतन को आयतन से भाग देंगे तो वहां चीजें कटेंगी, डिवाइड होंगी तो कटेंगी, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखो यूनिट सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और जो छोटा बॉक्स है उसमें भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। अगर इनकेस अगर ये सेंटीमीटर में नहीं होती, किसी और यूनिट में होती, तो पहले आपको क्या करना पड़ता, यूनिट समान बनानी रहती। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 30 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 1.5। चलिए दशमलव हटा देंगे तो क्या चला जाएगा ऊपर, 0। अब आप देखिए 4 से तो कट गया 5 बार, ठीक है, तो 50 आ गया। 15 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 10 बार, तो 50 दूनी कितना हो गया, 100। 100 में एक 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया, 1000। यानी कि बड़े बॉक्स के डिब्बे में जिसकी विमा आपको कितनी दी थी, 30, 30 और 20 दी थी, उसमें छोटे माचिस के डिब्बे जिनकी विमा कितनी दी आपको, 4, 3 और 1.5 दी, कितने बॉक्स बन जाएंगे, तो ओवरऑल 1000 बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी रख जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास है
एक मोटर बोट प्रति घंटा 18 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, 90 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी? ठीक है, 90 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखिए यहां पर आपको दे रहे हैं कि चाल, एक मोटर बोट प्रति घंटा 18 किलोमीटर की चाल से जाती है, यानी कि मोटर बोट की चाल कितनी दी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है कि 90 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी? तो इसके लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए 3 वेरिएबल होते हैं। 3 वेरिएबल का मतलब एक दूरी होती है, एक समय होता है, एक चाल होता है। तो कोई भी 2 चीजें आपको दी रहेंगी, तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो चलिए अगर बात करें तो कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो पहला तो यही पूछ सकते हैं आपसे कि भाई चाल आपको पूछ लें, दूरी और समय दे दें। दूसरी चीज अगर आपसे क्या पूछ लें? दूरी पूछ लें। तो आप दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी देखिए, दूरी बराबर क्या होगा? चाल और उसका गुणा किससे हो जाएगा? समय से। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। जबकि अगर हम बोलें कि चाल बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तीसरी चीज आपसे क्या पूछ सकते हैं? तो देखिए तीसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं समय, टाइम। तो समय कैसे निकालेंगे आप? तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। यानी कि अगर हम दूरी को चाल से भाग लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। चलिए तो देखिए हमने जो भी पॉसिबिलिटी थी, जो भी संभावनाएं थी इस क्वेश्चन में पूछने की, वो सारी चीजें हमने समझ ली। यहां पर एक ही क्वेश्चन में हमने 3 चीजें समझ ली कि अगर आपसे चाल पूछ लें तो आपको दूरी और समय दिया होगा, अगर आपसे दूरी पूछ लें तो आपको चाल और समय दिया होगा, और अगर आपको समय पूछ लें तो आपको दूरी और चाल दी होगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो उन्होंने बोला है कि मोटर बोट प्रति घंटे 18 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। तो अगर हम बात करें कि मोटर बोट की चाल कितनी है, तो मोटर बोट की चाल कितनी है? अगर हम बात करें तो मोटर बोट की चाल कितनी है? तो चाल आपको दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको चाल दी है। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी जाने में, 90 किलोमीटर की दूरी जाने में वो समय कितना लेगी। तो आपसे पूछा क्या गया है? समय पूछा गया है। तो अगर समय आपसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो देखिए हम समय कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितनी है? 90, और चाल कितनी है? 18। तो 18 ही कम 18, 18 पंचे 90। तो यानी कि क्या निकल कर आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आया 5 घंटे। यानी कितने घंटे का समय लेगी? 18 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से यदि कोई मोटर बोट चलती है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 5 घंटे का समय लेगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं। एक दूसरी चीज क्या है कि कभी कभार क्या होता है, देखिए यहां पर आपको जो चाल दी है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितनी? 18 किलोमीटर जा रही है। जबकि यहां पर दूरी भी क्या दी थी? 90 किलोमीटर दी थी। यानी कि यहां भी आपको क्या चीज चेक करनी है? यूनिट। आपको क्या देखनी है कि यूनिट क्या है। तो यहां पर दूरी की यूनिट क्या है? 90 किलोमीटर है। यहां भी आपको क्या दी है? 18 किलोमीटर दी है। तो अगर यूनिट आपकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकेस आपके पास यदि यूनिट अलग अलग आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए बात करें कि अगर आपके पास यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपके पास मीटर में दूरी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए कि 900 मीटर या 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो उस केस में आपको दूरी यानी कि जो चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा,
उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट होती है और मीटर प्रति सेकंड एक छोटी यूनिट होती है। देखिए अब आपको जो भी कंफ्यूजन रहता होगा कि किससे मल्टीप्लाई करें 5/18 से कि 18/5 से, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट। हम बड़ी यूनिट को किस में बदलने जा रहे हैं, छोटी यूनिट में। अब आप बताइए कि 5/18 जो है वो छोटा होगा कि बड़ा होगा। 5/18 की यदि हम बात करें बच्चों तो 5/18 छोटा होगा कि बड़ा होगा, आप ये बताइए किसके कंपैरिजन में। तो अगर हम 5/18 की बात करें तो 18/5 के कंपैरिजन में, ठीक है। देखिए 5/18 एक दशमलव में वैल्यू आएगी, जबकि 18/5 3.6 होता है, यानी कि ये दशमलव से बड़ी वैल्यू है। तो अगर आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है तो ध्यान रखना आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे से, 5/18 से। क्लियर हो रही बात। तो हमने एक चीज समझी यहां पर कि अगर आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो जैसे अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना था, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। बड़े से छोटे में बदलना है, जिसमें बदलना है उसी से गुणा करना है, मतलब छोटे में बदलना है तो छोटे से गुणा कर देना है, याद करने का तरीका। और अगर इसके विपरीत आपसे पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो अब आप क्या करेंगे, आप 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहां 5/18 से गुणा करना था, या 18/5 से गुणा कर देंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 36 गुणा क्या कर देंगे, 5/18। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि एक लड़का यदि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। मतलब वो एक सेकंड में 10 मीटर दौड़ जाएगा, ठीक है। मतलब उसेन बोल्ट से भी बहुत आगे, बहुत बहुत आगे। चलिए अगर हम बात करें इसके विपरीत कि अगर आपको दे दिया हमने 50 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 50 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, अब 50 मीटर प्रति सेकंड था, बड़े में बदलने के लिए बड़े से गुणा, यानी कि 18/5 से गुणा। बड़े में बदलने के लिए क्या करना है, बड़े से गुणा, यानी कि 18/5 से गुणा। 5 से आप काटेंगे कितने बार, 10 बार, और 10 × 18 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि एक धावक 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो आप बोल देंगे भाई हमने 18/5 से गुणा किया तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ेगा। आई होप एक छोटे से क्वेश्चन में आपने काफी सारी चीजें सीख ली, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है। शून्य मतलब बात करें तो 0। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, योगज प्रतिलोम, योगज सर्वसमता या योगज पहचान, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक सर्वसमता गुणात्मक पहचान, ठीक है। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले तो परिमेय संख्या होती क्या है। तो कोई भी ऐसी संख्या बच्चों जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q की वैल्यू किसके 0 के बराबर नहीं होती, वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है।
अब इन्होंने आपसे क्या पूछा कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है। शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं हम एक एक से समझेंगे, आंसर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको दिया है योगज प्रतिलोम। योगज प्रतिलोम, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इनवर्स। ये कहलाता है आपका एडिटिव इनवर्स, इंग्लिश में कहलाता है ये एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स से मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि योगज प्रतिलोम होता क्या है। तो जैसे हमने आपसे बोला कि हमारे पास एक नंबर है x, इस नंबर x में क्या जोड़ें कि रिजल्ट 0 आए। योगज का मतलब होता है योग से, कहीं कहीं ये योग प्रतिलोम लिखा आता है, इसमें योगज प्रतिलोम लिखा आया था आपके 2018 के पेपर में। तो कहीं कभार ये क्या लिखा आता है? योग, ऐसा भी लिखा आता है योग प्रतिलोम। अगर ये भी लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमने योगज पढ़ा और योग क्या है, तो दोनों एक ही चीज है। या कहीं एडिटिव इनवर्स लिखा है तो तीनों बात एक ही है, योग प्रतिलोम, योगज प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। तो अब हमने आपसे बोला कि x अगर आपके पास कोई एक नंबर है तो इस नंबर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि इनका सम यानी कि उनका जोड़ 0 हो जाए। x में आप क्या जोड़ें कि योग क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये कह रहे हैं भाई x में आप क्या जोड़ दीजिए? -x जोड़ दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -x, तो बराबर रिजल्ट क्या देगा आपको? 0 ही देगा। तो यहां से हमें बात समझ में आ गई कि किसी भी नंबर का योगज प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी नंबर का योगज प्रतिलोम उसी का नेगेटिव नंबर होता है। जैसे हमने आपसे पूछा 5 का योगज प्रतिलोम, तो आप बोल देंगे -5। आपसे पूछा 6 का योगज प्रतिलोम, तो आप बोल देंगे -6। अगर आपसे पूछा -8 का योगज प्रतिलोम, तो आप बोल देंगे 8। साइन चेंज कर देना है। पहली चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है। तो शून्य क्या परिमेय संख्याओं के लिए योगज प्रतिलोम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि योगज प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर ही उसका योगज प्रतिलोम कहलाता है। नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। कहने का मतलब अगर 5 है तो इसका योगज प्रतिलोम -5 होगा, नेगेटिव 5 होगा। लेकिन अगर प्लस में आपका माइनस का 8 है तो उसका पॉजिटिव होगा 8 योगज प्रतिलोम। अब बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि योगज प्रतिलोम तो नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य की बात कर रहे हैं तो इसमें तो शून्य आए ही नहीं अभी। मतलब आपने x एक नंबर में क्या जोड़ा? -x जोड़ा, तब 0 प्राप्त हुआ आपको। ये बोल रहे हैं कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है। शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? अब बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है योगज सर्वसमता या योगज पहचान। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये कहलाता है आपका एडिटिव, ये कहलाता है आपका एडिटिव सर्वसमता पहचान यानी कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये कहलाता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यदि आपके पास कहीं एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है या योगज सर्वसमता लिखा है या योगज पहचान लिखा है या योग सर्वसमता लिखा है, तो सारे के सारे शब्द कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया अब शब्दों को। अब योगज सर्वसमता होती क्या है? तो हमने आपको बोला कि अगर कोई नंबर x है, इसमें क्या जोड़ें कि आपको x ही मिले। तो बताइए आप x में क्या जोड़ेंगे? 0। क्या जोड़ेंगे? 0, तो आपको क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड से समझ लिए, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, मतलब आप एक नंबर में क्या जोड़ें कि वो अपनी पहचान को ना खोए। मतलब कहने का क्या है, एक नंबर में आप क्या जोड़ें कि वो अपनी पहचान को ना खोए। तो आपने देखिए x में 0 जोड़ा तो उसकी पहचान खोई क्या? वो बदला क्या? x पहले भी था, अभी भी क्या है? x ही है। तो 0 क्या हो गया? 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई किसी भी नंबर की, हर एक नंबर की, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो। कोई भी संख्या हो, अगर आप उसमें 0 जोड़ेंगे तो आपको वो संख्या ही रिजल्ट के रूप में मिल जाएगी। अब वो संख्या आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाएगी तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? योगज सर्वसमता है किसी भी नंबर की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर। देखिए ये तो आंसर लगा दिया हमने,
लेकिन अभी हम जाने वाले नहीं है, अभी हम समझेंगे ऑप्शन सी को, अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। अभी हम समझेंगे ऑप्शन सी को कि ऑप्शन सी का मतलब क्या है। तो ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ये लिखा है गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम। तो अगर फिर से समझिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव प्रतिलोम, मतलब इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये थर्ड जो हमारा है सी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणनात्मक प्रतिलोम, या एक शब्द और भी है इसके लिए, गुणात्मक प्रतिलोम। यहां गुणात्मक प्रतिलोम लिखा है, इसको कभी कभार गुणात्मक प्रतिलोम भी लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो अगर हमने आपसे बोला कि आपके पास एक नंबर है p, तो इस नंबर p को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर p को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें रिजल्ट 1 मिले, क्या मिले, रिजल्ट 1 मिले। तो अब बात बताइए, आप p को यदि आप 1/p से मल्टीप्लाई करते हैं तो p से p कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्लियर हो रही बात, क्लियर। चलिए, तो हमने समझ गए कि किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस नंबर का इनवर्स, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि आपके पास एक नंबर है 13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप बोल देंगे 1/13। अगर हमने बोला कि आपके पास एक नंबर है 1/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप बोलेंगे 7, ठीक है। जस्ट आपको उसका प्रतिलोम कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, इतनी बात भी क्लियर। अब हमारे पास अगला टर्म है गुणात्मक सर्वसमता या गुणात्मक पहचान। तो जहां सर्वसमता या पहचान की बात आए तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव, यहां से ले लीजिए, और आइडेंटिटी क्या कहलाएगा, गुणात्मक सर्वसमता या गुणात्मक पहचान, या एक शब्द और है गुणात्मक पहचान, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए, जहां पहचान शब्द लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें आप एक नंबर जोड़ें और वो अपना नंबर पहचान ना खोए। तो अब अगर मान लीजिए हमने बोला एक नंबर आपके पास है, हमने वो नंबर ले लिया m, अब m में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि m अपनी पहचान ना खोए, तो आप बोलेंगे m में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, m। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी नंबर की। क्लियर। चलिए, तो देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि योगज पहचान किसी भी नंबर की, चाहे वो परिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी योगज पहचान 0 होती है, और किसी भी नंबर की गुणात्मक सर्वसमता या गुणात्मक पहचान 1 होती है। क्लियर। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।